फ्रेंड्स, आज हम जूनियर हाई स्कूल का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही के भारत में वृद्धि दर कितनी रही है। तो भारत की जो वृद्धि दर रही है वो 7.5% रही है। ये जो कोविड-19 के कारण पहली जो तिमाही में जीडीपी में 23.9% की गिरावट दर्ज हुई थी, उसके मुकाबले इसकी स्थिति काफ़ी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। 31 जनवरी 2021 को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये कौन सा दिवस 31 जनवरी को? विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस 31 जनवरी को मनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लेते हैं। प्रमुख राज्यों की श्रेणी के तहत इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है। तो हमारा ये कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? कर्नाटक हमारा शीर्ष पे रहा, और इसी के साथ में जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें दिल्ली हमारा शीर्ष स्थान पे रहा है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। 2021 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम EWF की वार्षिक बैठक के 91वें संस्करण था दावोस एजेंडा 2021 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी द क्रूशियल ईयर टू रिवील ट्रस्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसकी थीम क्या थी? अ क्रूशियल ईयर टू रिवील ट्रस्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे। 5 जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का प्रेसिडेंसी चुनाव जीतने वाले का नाम क्या है? तो ये क्या नाम था इनका? नाजिद ससीम। इसका करेक्ट आंसर है नाजिद ससीम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। और ये इसका उद्देश्य जो क्या था, ये प्रवासी कामगारों से जुड़े आज़ादी के साथ काम और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर लोगों के विचार साझा करने के उद्देश्य से ये दिवस विश्व भर में 18 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं। विश्व बैंक ने कारोबारी सुगमता को संशोधित रैंकिंग रिपोर्ट हाल ही में जारी की। और किसने जारी की? यानी कि विश्व बैंक ने कारोबारी सुगमता की संशोधित रैंकिंग विश्व बैंक ने जारी की। और इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो ये भारत की रैंकिंग थी 63वां स्थान भारत का था। भारत का कौन सा स्थान था? 63वां स्थान। अगला है 24 दिसंबर 2020 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ये कब मनाते हैं? तो ये 10 दिसंबर को। और विश्व एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को। और इसमें एक विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं 15 मार्च को। ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को और 15 मार्च को मनाते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। आगे देखते हैं। भारत में जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हाल ही में एक शीर्ष समिति का गठन किया गया है। इस समिति में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है देख लेते हैं। भारत में कार्बन बाजारों को विनियमित करने का अधिकार इस समझौतों को नहीं है। पेरिस समझौता आधिकारिक रूप से 1 जनवरी से लागू होगा। या पर्यावरण सचिव RP गुप्ता इस समिति के अध्यक्ष होंगे। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही है। इसमें हम ये जो पेरिस समझौता आधिकारिक रूप से 1 जनवरी से लागू होगा। और पर्यावरण सचिव RP गुप्ता, पर्यावरण सचिव कौन? RP गुप्ता इस समिति के अध्यक्ष होंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे RCEP के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। RCEP का फुल फॉर्म रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। ये इसका संक्षिप्त रूप है। भारत ने RCEP से अलग रहने का निर्णय लिया। RCEP में आसियान और 5 अन्य देश शामिल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ये सभी सही हैं। अगला देख लेते हैं। अशोक के कौन सी शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया, ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सहबाजगढ़ी में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया, जबकि सारनाथ और धौली इसमें ये इसका प्रयोग किया गया है। और थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। सहबाजगढ़ी ये एक ऐतिहासिक स्थल है जो कि पाकिस्तान के मर्दान ज़िले में स्थित है। और यह स्थल 3वीं शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा
स्थापित एक शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। और इस शिलालेख में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है, इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया, इसमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया। और 30 जनवरी 2004 में यूनेस्को द्वारा इस ऐतिहासिक स्थल को विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये 30 जनवरी 2004 में यूनेस्को द्वारा इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। और ये सहबाज घड़ी ब्राह्मी लिपि में नहीं, खरोष्ठी लिपि में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी, वह मूल रूप से किस देश के थे? तो वो कौन से देश के थे? ये हमारे ग्रीस के थे। इन्होंने मेगास्थनीज कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिका किसके द्वारा लिखी गई? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई। और ये कहाँ के निवासी थे? तो ये ग्रीस के निवासी थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। अगला है निम्न में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया? तो किसके शासनकाल में ये स्थापित किया गया था? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था। अगला है किस संत को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो ये किसको माना जाता है? गोस्वामी तुलसीदास को ही ये वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। आगे देख लेते हैं, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1853 बम्बई थाने के मध्य चलाई गई थी। तो ये पूछा है पहली रेलगाड़ी, तो पहली रेलगाड़ी 1853 मुंबई से थाने के बीच चली थी। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? तो ये सबसे पहले तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। कब करी? 1875 में करी। और कहाँ पे की? तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा बॉम्बे, जो कि अब मुंबई है, यहाँ पे की थी। तो इसमें 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, और आर्य समाज की स्थापना कब की गई? तो 1875 में। और कहाँ की गई? बॉम्बे यानी मुंबई में। आगे देखते हैं, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई। तो किसकी हत्या के लिए? किंग्सफोर्ड। खुदीराम बोस को किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लेते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ये समझौता हुआ था 1966 में। कब हुआ था? 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता हुआ था। आगे देखते हैं, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो ये इंद्र हमारे जो देवता हैं, ये वर्षा और चक्रवात के देवता कहे जाते हैं। इंद्र हमारे वर्षा और चक्रवात से संबंधित हैं। आगे देखते हैं, बस्तर एक आदिवासी जिला है, किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? ये छत्तीसगढ़ राज्य में है बस्तर। आगे देखते हैं, यहाँ पे सुमेलित करना है। तो ये पुलिकेट झील ये कहाँ की है? तो ये तो हमारी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पे। तो ये एक का तीसरा हो जाए चिल्का, ये तो हमारी उड़ीसा की है। वूलर हमारी जम्मू कश्मीर की, और सांबर कहाँ की? राजस्थान की। तो अब इसको मिला लेते हैं, ए का तीसरा, बी का पहला, और सी का चौथा, और डी का दूसरा, यानी कि ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए हमारा राइट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे देख लेते हैं, चमेरा बांध किस नदी पे बनाया गया? तो ये किस नदी पे बनाया गया? तो ये रावी नदी पे बनाया गया है चमेरा बांध। तो चमेरा बांध कहाँ पे बनाया गया है? रावी नदी पे बनाया गया। आगे देखते हैं, ये बागान द्वारा प्राप्त पेय फसल निम्न में से कौन सी है? तो ये कौन सी हमारी फसल है? तो चाय जो है ये हमारी पेय फसल होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चाय हो गई, कॉफ़ी, ये सब हमारे क्या है? पेय फसल कहे जाते हैं, क्योंकि इसके लिए कच्चा माल पौधों से प्राप्त होता है। और ये जो पेय फसलों की खेती के लिए
की वृक्षारोपण प्रणाली का पालन किया जाता है। तो ये हमारी जो है ये सभी पेय फसलें। आगे है, भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हमारा कौन सा राज्य हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है ये हमारा सबसे बड़ा कच्ची धातु उत्पादक, तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारा इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान। अगला है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। तो ये किसके तहत आता है? ये हमारा आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और ये मौलिक अधिकार जो इसके अंतर्गत मतलब मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने का जो अधिकार होता है वो उच्चतम न्यायालय को होता है। और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी की जा सकती है। और ये रिटें जो है 5 प्रकार की होती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। ये हमारी जो है रिटें हैं जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा ये रिट जारी की जा सकती हैं। आगे देखते हैं, भारत का निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचन हुआ था? तो ये नीलम संजीव रेड्डी, इनका जो है राष्ट्रपति के पद पे निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो ये हमारी कितने 80 लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो ये है 80 हैं इसमें। और ये लोकसभा जो होती है ये निम्न सदन होती है। और लोकसभा का गठन जो हुआ था वो 17 अप्रैल 1952 के हुआ था। और जो अनुच्छेद 81 के अंतर्गत ये आता है लोकसभा। और वर्तमान में जो लोकसभा की सदस्य संख्या है वो 552 है। और उत्तर प्रदेश में जो सीटों की संख्या है वो कितनी है? तो 80 है। तो ये इतने सारे जो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं ये भी याद रखिएगा कि जो लोकसभा ये इसमें वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वो 552 है। और अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा का गठन होता है। और ये 17 अप्रैल 1952 का इसका प्रावधान किया गया था। आगे देख लेते हैं, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। क्या होगा? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। यानी कि जो केंद्र में मुद्रा बिल होने के लिए किसी बिल को लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्य में मुद्रा बिल होने के लिए किसी बिल को राज्य का विधानसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। अगर केंद्र में है तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्य में है तो ये राज्य का विधानसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की भांति होता है। जो विधानसभा का चुनाव है वो लोकसभा के अध्यक्ष की तरह ही ये होता है और विधानसभा की पहली बैठक में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द की संशोधन द्वारा लाया गया। तो ये कौन सा संशोधन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के अकॉर्डिंग ये इसमें मतलब समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। ये जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता शब्द इसमें जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। अगला देखते हैं, राइटर्स बिल्डिंग भारत की किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? तो ये किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल सरकार। पश्चिम बंगाल सरकार की सचिवालय की एक इमारत है और ये जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। मूल रूप से इस इमारत का निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लेखकों यानी राइटर्स के कार्यालय के लिए किया गया था। और इस इमारत के वास्तुकार जो थे वो थॉमस लियो हैं, जिन्होंने इसका डिजाइन 1777 ईस्वी में किया था। तो इसका डिजाइन किसने किया था? थॉमस लियो, जिन्होंने 1777 में इसका डिजाइन किया था।
अगला देखते हैं, द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया। तो जब ये जो इम्पीरियल बैंक है इसको राष्ट्रीयकरण के पश्चात नाम दिया गया था भारतीय स्टेट बैंक। क्या नाम दिया गया था? भारतीय स्टेट बैंक। और भारतीय स्टेट बैंक ये नाम दिया गया था 1955 में इसको। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो ये भारत का जनसंख्या घनत्व हमारा है 382। कितना है? ऑप्शन नंबर सी, 382 जनसंख्या घनत्व है। और जनसंख्या घनत्व वाले जो राज्य हैं उसमें बिहार है सबसे पहले नंबर पे, फिर पश्चिम बंगाल है, केरल है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर हरियाणा। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा ये जनसंख्या घनत्व के जो 5 राज्य हैं ये क्रमवार है। सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है और सबसे कम हरियाणा का। आगे देखते हैं, स्वच्छ भारत अभियान जिसमें आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण होना है का शुभारंभ कब हुआ था। तो ये शुभारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। ये स्वच्छता अभियान जो हमारा चला था वो कब चला था? तो ये 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पे ये अभियान चलाया गया था। आगे देखते हैं, नमामि गंगे योजना के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा कितने गाँवों को गोद लिया गया। तो इसमें कितने गाँव को गोद लिया गया था? तो इसमें लिया गया था हमारा 5 जो गाँव थे उनको गोद लिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ये IIT कानपुर ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा के किनारे बसे 5 गांव रेमल नगर, ब्योरा, कटरी, प्रतापपुर, हरहिंदपुर और कटरी लोधवा खेड़ा को गोद लेकर इन्हें निर्मल बनाने यानी कि इसकी सफाई व्यवस्था को सही करने और यहाँ से गंदा पानी गंगा में ना जाए इसके लिए गांव वालों को जागरूक करने की जिम्मेदारी ली थी। तो ये कितने गांव थे? ये 5 थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है, संघनन जल चक्र की प्रक्रियाओं में से एक है। संघनन के बारे में इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें सही कथन पूछ रहा है तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में बदलना। वाष्प को तरल अवस्था में बदलना क्या है? संघनन। ये जल चक्र की प्रक्रिया है। आगे देखते हैं, डॉन्डेली वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में। डॉन्डेली वन्यजीव अभयारण्य ये कर्नाटक में स्थित है। आगे देखते हैं, कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार फसलों की खेती की जाती है। तो ये कौन सी खेती की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंबवत खेती की जाती है। लंबवत खेती ये कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका है जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिली इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार फसलों की खेती की जाती है। आगे है, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। 21 मार्च को मनाते हैं विश्व वानिकी और 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस और 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आगे देख लेते हैं, निम्न में से किसमें से ध्वनि की गति सबसे तेज होती? तो ध्वनि की गति किसमें तेज होगी? लोहा में सबसे ज़्यादा होगी, इस्पात लोहा में। नींबू निचोड़ने की मशीन है ये हमारा द्वितीय उत्तोलक होता है। द्वितीय उत्तोलक जो कि इसमें क्या होता है कि आलम्ब और आयाम के बीच में भार होता है और इनका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। तो नींबू निचोड़ने की मशीन हमारी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। आगे देखते हैं, खाने का सोडा है। ये खाने का सोडा हमारा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि जो ये NaHCO3 इसका रासायनिक नाम हो जाएगा और ये सफ़ेद रंग रवा युक्त होता है और इसका स्वाद जो होता है ये थोड़ा सा नमकीन होता है।
आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद होता है। तो कठोर मात्रा में सबसे सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्या होते हैं इसमें? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और कार्बोनेट बाइकार्बोनेट उपस्थित होते हैं और जो कठोर जल के साथ अधिक झाग उत्पन्न नहीं करते। और जल की कठोरता जो हमारी होती है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक अस्थायी होती है और एक स्थायी होती है। तो इसमें पूछा था कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम मौजूद होते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। तो इसमें पूछ रहा है नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सेक्रेटिन, ये हमारा जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। सेक्रेटिन एक आदि हार्मोन है जो कि ड्यूडेनम के एस सेल से स्रावित होता है, जबकि ये प्रोलेक्टिन, ऑक्सीटोसिन और वेस्पोपेसिन ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले ये हमारे हार्मोन्स हैं पीयूष ग्रंथि से, और ये सेक्रेटिन नहीं है, ये स्रावित नहीं होता पीयूष ग्रंथि से। अगला है आलू में ब्लैक हेड किसके कारण होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है ब्लैक हेड। अगला देखते हैं उस विकल्प का चयन करें जो आकृति सी से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार आकृति बी ए से संबंधित है। तो इसमें ये जो ए और ये बी हमें दिख रहा है कि ये दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये जब दर्पण पर इसी तरह से जो सी का अगर दर्पण प्रतिबिंब देखें तो इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ये दर्पण प्रतिबिंब इसका बन रहा है। आगे देखते हैं कूट भाषा में लिखा है WATER को XQCC लिखा जाता है। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे WAITER इसको क्या लिखते हैं? XQCCLQ। तो उसी तरह से इसको ARST, तो पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे WX तो ऐसे सीधे सीधे मैच हो जाएगा, और A को अगर हम C से मैच करते हैं और I को L से मैच कर दें और T को Q से मैच कर दें, E को C से मैच कर दें और R को Q से। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि अगर एक में 3 A का कोड होता है 1 और C का होता है 3, तो एक में अगर हमने 2 को ऐड किया तो 3 हो गया, और यहाँ पे E का होता है 5 और यहाँ पे C यानी कि 3 में माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, और I का होता है 9 और यहाँ पे इसका होता है 12 इसका होता है, तो 9 में अगर 3 को ऐड कर रहे हैं तो 12, इस तरह से क्रम बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे भी इसी तरह से इसका भी क्रम बनाएंगे। B यहाँ पे इस साइड में लिख लेते हैं BEGGAR। तो इसमें B के बाद तो C आएगा। अब E का होता है 5 और यहाँ पे E का 5 होता है। हमने यहाँ पे देखा R लास्ट वाले का यहाँ पे आया, तो यहाँ पे R से यहाँ पे तो Q आना चाहिए। फिर ये यहाँ वाला जो ये आया है 1 2 3 4 नंबर पे, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं E का 5 होता है, 5 में अगर 2 ऐड कर देंगे तो 7G का हो जाएगा। तो CQG ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये CQG और YD ये, क्योंकि और तो कहीं मैच करने की जरूरत और आगे करने की जरूरत ही नहीं, CQG एक ही में मिल रहा है। आगे लास्ट है, जब एक दीवार घड़ी में समय अपराह्न 3:25 दिखाता है तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच न्यूनतम कोण क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो इसमें हमारा फॉर्मूला होता है 30 × घंटा प्लस माइनस एंगल इक्वल 11/2 × मिनट। तो यहाँ पे 30 और घंटे में दिया 3 प्लस माइनस एंगल और बराबर 11/2 × 25। तो
tan 90 और प्लस माइनस एंगल बराबर 1/2 इंटू 25। तो ये हमारा 2 इधर चला जाएगा, तो ये हमारा 180 प्लस माइनस एंगल इक्वल 25। ये 11 था, 25 इंटू 11 यानी कि इसका 180 बराबर प्लस माइनस ए बराबर 275। 25 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 275। अब बस 275 में 180 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, 95। 95 आ गया, और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा 47.5। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 47.5। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।